फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक 2 का जो है एक्चुअल में लाइव नेटवर्क में आपको क्या क्या पैरामीटर देखने को मिलते हैं। तो हम लेयर 3 मैसेज के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये मैसेज मेनली जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेडियो रिसोर्स जो भी है उसका कॉन्फ़िगरेशन ये शो करता है, चाहे BCCH का हो, PCCH का हो, PUSCH का हो, तो उन सारों का PCCH का हो, सभी का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपको शो करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है BCH DLSCH मैसेज, लॉजिकल चैनल BCH यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट चैनल DLSCH और फिजिकल चैनल PDSCH यूज होगा। यहाँ सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप में दिखा रहा है कि SIP2 मैसेज है ये। अब रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन में पहले आएगा आपका रैज का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ दिख रहा है रैज का कॉन्फ़िगरेशन। रैज के कॉन्फ़िगरेशन में यूवी नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कोई भी प्रीएम्बल रैज प्रीएम्बल सेलेक्ट करता है और फिर उसके थ्रू वो यूवी उस रैज प्रीएम्बल को सेलेक्ट करके फिर इनोड बी को रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। तो वो टोटल नंबर ऑफ रैज प्रीएम्बल यहाँ पहला शो कर रहा है, नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल्स, रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल्स कितने यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये डिफाइन है 9 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी आ रही है 40। अब प्रीएम्बल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक कॉन्टेंशन बेस्ड है, एक कॉन्टेंशन फ्री है। तो हम कॉन्टेंशन बेस्ड में ही जो है कॉन्टेंशन बेस्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टेंशन बेस्ड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ग्रुप A और दूसरा ग्रुप B। तो अब इस 40 को जो है हम अभी ग्रुप A में डिवाइड कर रहे हैं। तो ग्रुप A में यहाँ वैल्यू 7 दिखा रही है जिसके करस्पॉन्डिंग 32 है। मतलब जो साइज ऑफ RA प्रीएम्बल्स ग्रुप A, मतलब टोटल ग्रुप A में साइज बोल रहा है, मतलब कितने प्रीएम्बल्स जो है इस ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं। ये नॉर्मली पुअर कवरेज के लिए यूज होता है। ग्रुप B, अगर मेरा यूवी बेस्ट कवरेज में रहेगा तो उसका कुछ थ्रेशोल्ड है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो जो है वो ग्रुप B के प्रीएम्बल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रीएम्बल्स इन ग्रुप A दिखा रहा है 32। मैसेज साइज कितने बिट का होगा ये डिफाइन होता है, या तो 56 होगा, 144 होगा, 208, 256 बिट। ये थ्रेशोल्ड है कि मैक्सिमम साइज इतना हो सकता है। तो उसके बाद है मैसेज पावर ऑफसेट ग्रुप B, ये दिखा रहा है 4 करस्पॉन्डिंग 10 dB दिखा रहा है। ये मैसेज पावर ऑफसेट है ग्रुप B के लिए। एक्चुअल में ग्रुप B के जो मेरे प्रीएम्बल हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला कि मैसेज साइज, जैसे यहाँ पे मेरा 144 बिट डिफाइन है, तो वो मैसेज साइज मेरा इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 256 बिट होना चाहिए या फिर इससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा जो है ये फार्मूला आपका फुलफिल करना चाहिए कि P मैक्स माइनस टारगेट RX पावर माइनस डेल्टा प्रीएम्बल, फिर उसमें माइनस होगा ग्रुप B पावर ऑफसेट। ये कैलकुलेशन अगर ग्रेटर देन पाथ लॉस आएगा, पाथ लॉस से ज़्यादा आएगा, तब जो है ये ग्रुप B को सेलेक्ट करेगा, नहीं तो फिर ये ग्रुप A के ही प्रीएम्बल को सेलेक्ट करेगा। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है एक तरह से ग्रुप B को सेलेक्ट करने के लिए, ग्रुप B के प्रीएम्बल को सेलेक्ट करने के लिए। पावर रैंपिंग पैरामीटर्स ये क्या कर रहा है, ये एक बार रैच एक्सेस के लिए प्रीएम्बल भेजा जितने पावर के साथ, अपलिंक ट्रांसमिट पावर यूवी भेजा और वो फेल हो गया। फेल होने के बाद जब दोबारा वो रीट्रांस करेगा तो वो अपना पावर पहले से इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करने का स्टेप जो है वो पावर रैंपिंग स्टेप बताता है। ये बता रहा है कि 2 dB का पावर जो है स्टेप होगा। इसकी वैल्यू 0, 2, 4, 6 हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला है कि यहाँ प्रीएम्बल RX टारगेट पावर दिखा रहा है, एक फार्मूला है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए उसमें डेफिनेशन होगा इनिशियल RX टारगेट पावर प्लस डेल्टा प्रीएम्बल
जो कि हम इसमें भी अभी फार्मूले में देख रहे थे, प्लस प्रियम्बल काउंटर -1। प्रियम्बल काउंटर फर्स्ट टाइम वो अटैम्प्ट कर रहा है तो प्रियम्बल काउंटर 1 होगा, इनटू रैंपिंग स्टेप, जितना मेरा रैंपिंग स्टेप डिफाइन है वो मेरा ऐड हो जाएगा। तो पहले वाले में फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसमें रैंपिंग स्टेप का कोई ज़रूरत नहीं होगा, ना उसका कोई उसमें ऐड होगा। लेकिन जब सेकंड टाइम करेगा तो ये ऐड हो जाएगा, थर्ड टाइम करेगा तो ये एक बार और ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा क्या डिफाइन कर रहा है कि मेरा यूवी अगली बार जब भी रैज ट्रांसमिट करेगा तो वो कितने पावर के साथ करेगा, कि जब वो फेल हो जाता है तो। इसी फार्मूले में इसको कैलकुलेट करने के लिए, प्रियम्बल आरएक्स टारगेट पावर को ही कैलकुलेट करने के लिए, एक तो ये पैरामीटर हो गया, पावर रैंपिंग स्टेप हो गया, फिर दूसरा हो गया प्रियम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर। ये आपका इसका रेंज है -90 से -120, जो यहाँ पे -98 डिफाइन है। इस रेंज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी उसी को कैलकुलेट करने का काम आ रहा है प्रियम्बल आरएक्स टारगेट पावर के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल ट्रांस मैक्स, ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी बार मेरा रैज प्रियम्बल ट्रांसमिट होगा, रीट्रांसमिट होगा। अगर कोई रिस्पांस नहीं रिसीव हो रहा है, मतलब रैज मेरा फेल हो गया, तो फिर वो कितनी बार मैक्सिमम ट्रांसमिट करेगा। तो ये कितनी बार करेगा, यहाँ पे डिफाइन है N20, मतलब 20 टाइम्स जो है वो ट्रांसमिट करेगा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ आर ए रिस्पॉन्स विंडो साइज, यहाँ पे SF10, ये सब फ्रेम के फॉर्म में डिफाइन है, 10 सब फ्रेम। तो मेरा यूवी जो है रैच भेजने के बाद जो है फिर वो सर्च करता है, तो कितना रिस्पॉन्स का वेट करता है या रिस्पॉन्स सर्च करता है, तो रिस्पॉन्स को सर्च करेगा। तो ये जो SF10 तक वो सर्च करेगा भेजने के बाद, जो है भेजने के बाद थर्ड फ्रेम से वो काउंटिंग स्टार्ट करता है। मैक कॉन्टेंशन रिजोल्यूशन टाइमर, ये यूवी वेट करता है रिस्पांस का। पहला L3 मैसेज भेजता है तो वो कितना देर तक वेट करेगा। तो ये भी सब फ्रेम के फॉर्म में डिफाइन है, टाइमिंग SF64 तक यहाँ डिफाइन है। मैक्स HARQ मैसेज 3 TX, यहाँ पे 7 डिफाइन है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ HRAQ ट्रांसमिशन का है, काउंट है। अब रैच का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब BCCH का कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो BCCH के कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं कि दिखा रहा है यहाँ पे मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट, इसकी रेंज जो है 2, 4, 8, 16 डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 8 डिफाइन है। इसका मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट और डिफ़ॉल्ट पेजिंग साइकिल, इन दोनों के हेल्प से यूवी कैलकुलेट करता है कि मेरा BCCH का जो अपडेट होके आने वाला है, कि कुछ चेंजेज आने वाले हैं, वो किस फ्रेम में आएगा, इससे वो कैलकुलेट कर लेता है। हम आते हैं PCCH कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पेजिंग कंट्रोल चैनल की एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें पहला पैरामीटर है डिफ़ॉल्ट पेजिंग साइकिल, यहाँ पे डिफाइन है RF128, मतलब रेडियो फ्रेम 128 में पेजिंग इन्फॉर्मेशन आपका आएगा। जो डिफ़ॉल्ट पेजिंग साइकिल को हम डिनोट करते हैं T से, डिफ़ॉल्ट पेजिंग साइकिल को। और NB एक वेरिएबल है जो 1T डिफाइन हो सकता है, 2T डिफाइन हो सकता है, T/4 डिफाइन हो सकता है। इसकी भी 3GPP द्वारा डिफाइंड वैल्यू है, कितना डिफाइन होता है। इन दोनों के हेल्प से यूवी कैलकुलेट करता है कि मेरा कौन से रेडियो फ्रेम के सब फ्रेम में मेरा पेजिंग इन्फॉर्मेशन आने वाला है। PCCH का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब रैच कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल का जो है कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें पहला टर्म आता है रूट सीक्वेंस इंडेक्स, यहाँ 30 डिफाइन है। अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ये समझने के लिए पहले। अब दूसरा है रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, इसकी वैल्यू 3 डिफाइन है। ये जो है 0 से लेकर 63 तक होती है। एक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से कोई भी आदमी चूज कर सकता है, कोई ऑपरेटर अपना चूज सकता है वैल्यू कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन उसको लेना है 0 से लेकर 63 तक। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रियम्बल फॉर्मेट यूज हो रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये देता है SFN, सिस्टम फ्रेम नंबर का इन्फॉर्मेशन देता है, और सब फ्रेम का इन्फॉर्मेशन देता है कि किस सब फ्रेम में मेरा ट्रांसमिट होगा। किसी में भी हो सकता है, या फिर इवन सब फ्रेम में होगा, या फिर ऑड सब फ्रेम में होगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देगा। पहला प्रियम्बल फॉर्मेट, दूसरा सिस्टम फ्रेम नंबर, तीसरा सब फ्रेम का नंबर। हाई स्पीड फ्लैग फॉल्स है, मतलब ये जो
पहले पिछले लेक्चर पढ़ चुके हैं, मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि मतलब नॉर्मल मोबिलिटी है। उसके आगे शो कर रहा है जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन। इसकी रेंज, इसका भी, ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन है जो 0 से लेकर 15 तक डिफाइन है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है जीरो कोरिलेशन कॉन्फ़िगरेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन 8। तो हम 8 को शो कर रहे हैं कि अगर जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन 8 है, ये एक्चुअली साइक्लिक शिफ्ट का लेंथ बता रहा है कि कितना साइक्लिक शिफ्ट यूज कर रहा है। तो 8 अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो मतलब एक्चुअल जो है साइक्लिक शिफ्ट जो है उसका 46 लेंथ हो गया। अब टोटल प्रियम्बल फॉर्मेट 0 से लेके 3 में मेरा जो है 838 रूट सीक्वेंस बनते हैं। यहाँ दिखा रहा है कि अब देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग प्रियम्बल सीक्वेंस पर रूट सीक्वेंस 18 बनेंगे। पर सेल जो है 4 रूट सीक्वेंस रिक्वायर्ड होगा। अब रूट सीक्वेंस रीयूज पैटर्न, अब एक सेल में हमको 4 कम से कम रूट सीक्वेंस चाहिए, 4 रूट सीक्वेंस चाहिए। तो 838 डिवाइड बाई 4 मतलब 209 सेल में आसपास के नेबरिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको फिर रीयूज करना पड़ेगा। इसमें ये भी डिफाइन है कि कौन से जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मेरा सेल रेंज कितना होना चाहिए। तो इसमें दिखा रहा है लगभग 5.48 किलोमीटर। तो यहाँ जो डिफाइन है जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन 8 के अकॉर्डिंग जो सेल रेडियस आ रहा है वो मेरा 5.48 किलोमीटर आ रहा है। अब रूट सीक्वेंस इंडेक्स इसी रूट सीक्वेंस पर सेल 4 के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं हम जो है। तो रूट सीक्वेंस इंडेक्स वही बताता है कि उस सेल में कौन कौन से, जैसे अगर एक सेल में मेरा 0 रूट सीक्वेंस इंडेक्स डिफाइंड है तो मतलब उसमें यूज हो रहा है 0 1 2 3। फिर अगले में 4 डिफाइन है तो 4 5 6 7 4 डिफाइन होंगे रूट सीक्वेंस। अब आते हैं तो रूट सीक्वेंस इंडेक्स ये है, यहाँ पर 30 डिफाइन है। प्रेज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट ये यहाँ पे डिफाइन है 1। ये आपको रिसोर्स ब्लॉक कौन सा अलॉटेड है प्रेज के लिए जो है, इसका रेंज 0 से लेके 94 है। यहाँ पे 1 डिफाइन है। पहला रिसोर्स ब्लॉक का आपका एलोकेशन बता रहा है कि लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे वो एलोकेटेड है। अब PDSCH कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आते हैं। PDSCH कॉन्फ़िगरेशन में आपको शो करेगा रेफरेंस सिग्नल पावर। ये क्या होता है? ये एनर्जी होती है पर रिसोर्स एलिमेंट। पर रिसोर्स एलिमेंट हमको कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है वो चीज़ दिखा रहा है 18, यहाँ पर डिफाइन है। PB एक वेरिएबल है जिसकी रेंज 0 से 3 तक होती है। PB के हेल्प से जो है हम जो PDSCH का सेल कॉन्फ़िगरेशन का जो पावर है वो और सेल रेफरेंस सिग्नल का पावर का डिफरेंस जो है कैलकुलेट करने के लिए ये वेरिएबल यूज होता है। अब आते हैं PUSCH का कॉन्फ़िगरेशन। PUSCH के कॉन्फ़िगरेशन में पहला आ रहा है NSB। एक्चुअली में जो भी बैंडविड्थ होती है वो उसको सब बैंड में डिवाइड कर देते हैं। कितने सब बैंड में हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ऑपरेटर पे। जितना ये बैंडविड्थ पे डिपेंडेंट रहता है, बैंडविड्थ के हिसाब से प्लानिंग की जाती है। 2 2 में भी कर सकते हैं, 4 4 में भी कर सकते हैं, 10 10 का सब बैंड डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 का सब बैंड डिफाइन कर दिया गया है। वो फिर होपिंग के लिए यूज करता है। होपिंग मोड 2 तरह का होता है, इंटर सब फ्रेम, दूसरा होता है इंटर सब फ्रेम एंड इंट्रा सब फ्रेम। तो यहाँ पे इंटर सब फ्रेम होपिंग होगा जो है। फिर PUSCH होपिंग ऑफसेट, ये क्या कह रहा है? यहाँ पे 6 डिफाइन है। ये कह रहा है नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक रिजर्व फॉर PUCCH इन ए टाइम स्लॉट। मतलब 6 रिसोर्स ब्लॉक मेरे रिजर्व है PUCCH के लिए। तो जो बचे हुए रिसोर्स ब्लॉक होंगे उनमें मेरा जो है ये PUSCH का होपिंग होगा। ये कह रहा है इनेबल 64 QAM। PUSCH अपलिंक ट्रांसमिशन के लिए मेरा 64 QAM इनेबल है या नहीं है। अगर इनेबल है तो ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स होगा। तो 64 QAM में अपलिंक जो है, जो भी ट्रांसमिशन होगा वो नहीं होगा, जो भी डाटा अपलिंक जाएगा। अब आता है UL रेफरेंस सिग्नल।
PUSCH। इसमें उसको ग्रुप बना के अलॉटमेंट करते हैं, तो उसमें ये दिखाता है कि ग्रुप होपिंग इसमें इनेबल्ड है कि नहीं है। अगर इनेबल्ड है तो ट्रू, ग्रुप असाइनमेंट इनेबल्ड है या फिर नहीं इनेबल्ड है PUSCH को, सीक्वेंस होपिंग इनेबल्ड है या नहीं इनेबल्ड है, और साइक्लिक शिफ्ट उसमें कितना यूज कर रहे हैं। 0 to 7 होता है, यहाँ पे 0 यूज कर रहे हैं। आगे आते हैं, ये बताएगा PUCCH का कॉन्फ़िगरेशन। PUCCH के कॉन्फ़िगरेशन में पहले क्या शो कर रहा है, डेल्टा PUCCH शिफ्ट, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। एक्चुअल में इसकी 3 वैल्यू होगी। ये क्या बता रहा है कि अवेलेबल जो साइक्लिक शिफ्ट है उसका रेंज बता रहा है, ये 1 2 3 होगी जो हमको सिग्नल्ड वैल्यू होगी। लेकिन इसके करस्पॉन्डेंस जो एक्चुअल वैल्यू होगी, तो वो अवेलेबल साइक्लिक शिफ्ट का लेंथ होगा वो 12 6 4 होगा। यहाँ पे 1 दिखा रहा है, तो 1 के करस्पॉन्ड मतलब 12 है जो साइक्लिक शिफ्ट यूज कर रहे हैं हम जो है। अब आगे आता है NRB CQI, नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक। NRB नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक, ये नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक किसका शो कर रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक जो रिजर्व है, जो आपका PUCCH का फॉर्मेट होता है 1 1A 1B 2 2A 2B, उसका जो फॉर्मेट होता है, तो उसमें 2 और 2A एंड 2B के लिए कितना रिसोर्स ब्लॉक मेरा रिजर्व है, तो 1 उसके लिए मेरा रिजर्व है। तो ये नंबर काउंट, ये काउंट शो कर रहा है। NCSAN क्या शो कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरा एक रिसोर्स ब्लॉक मतलब सिंगल रिसोर्स ब्लॉक कितने PUCCH का फॉर्मेट शेयर कर सकता है। हो सकता है वो सिंपल जो है PUCCH फॉर्मेट वही डिफाइन है, उसके अलावा एडिशनल और उसमें दूसरा PUCCH फॉर्मेट सपोर्ट शेयर नहीं करे। तो ये 0 डिफाइन है, मतलब दूसरा कोई शेयर नहीं करेगा। एक रिसोर्स ब्लॉक जो है मेरा वो पर्टिकुलर एक ही फॉर्मेट PUCCH का सपोर्ट कर रहा है। अगर यही 1 होगा तो 1 एडिशनल फॉर्मेट भी सपोर्ट कर सकता है, रिसोर्स ब्लॉक शेयर करेगा मतलब और को। N1 PUCCH-AN ये क्या कह रहा है, ये नंबर ऑफ PUCCH रिसोर्स जो है जो अवेलेबल है, मतलब जो यूज कर रहा है UV 1 1A और 1B के लिए, वो यहाँ पे 10 डिफाइन है। अब साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल का जो है यहाँ पे SRS का जो है कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। इसमें SRS का बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कितनी बैंडविड्थ अलॉटेड है इसको, यहाँ पे 2 दिखा रहा है। फिर SRS सब फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन, उसी का साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल का सब फ्रेम का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि इसमें भी 3GPP द्वारा 0 से लेकर 15 तक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन है। हर कॉन्फ़िगरेशन में जैसे यहाँ पे 0 कॉन्फ़िगरेशन है, 0 कॉन्फ़िगरेशन में सारे सब फ्रेम में अवेलेबल होगा SRS। वहीं अगर 4 डिफाइन है तो 4 में देख रहे हैं कि सेकंड सब फ्रेम में और 7 सब फ्रेम में SF6 में मेरा SRS है। तो ये वैल्यू जो कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे SRS सब फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन 4 है, इससे मैं UV डिकोड करेगा कि कौन कौन से सब फ्रेम में SRS जो है अवेलेबल है। ये एक्नॉलेजमेंट और नॉन एक्नॉलेजमेंट SRS साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ट्रू है या फॉल्स है। एक्नॉलेजमेंट और नॉन एक्नॉलेजमेंट जो SRS ट्रांसमिशन होगा एक साथ जो है, वो अगर फॉल्स रहेगा तो नहीं होगा, अगर ट्रू है तो फिर दो एक्नॉलेज और नॉन एक्नॉलेज SRS साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अपलिंक पावर कंट्रोल। इसमें आपका अब देखते हैं अपलिंक पावर कंट्रोल का इंफॉर्मेशन। एक्चुअली अपलिंक के लिए आपका 2 ही चैनल है मेन, फिजिकल चैनल PUSCH है, फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल, और फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल। कंट्रोल चैनल के थ्रू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी और शेयर चैनल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा। तो इसमें पहला पैरामीटर आता है PUSCH के रिगार्डिंग, PO नॉमिनल PUSCH जो यहाँ पे -100 डिफाइन है। इसका रेंज कितना होता है, -126 से लेकर 24 dBm तक हो सकता है। दूसरा पैरामीटर डिफाइन है अल्फ़ा, इसकी वैल्यू यहाँ 7 डिफाइन कर रखी है। अल्फ़ा को बोलते हैं फ्रैक्शनल पावर कंट्रोल। 7 करस्पॉन्ड किससे कर रहा है, 1 से, मतलब 1 डिफाइन है। ये एक्चुअली फ्रैक्शन में होती है। 1 मतलब ये डिसेबल है, 0 मतलब ये मैक्सिमम रहेगा। ये दोनों पैरामीटर
क्या डिसाइड करेंगे कि जो अपलिंक में ट्रांसमिट होगा मेरा PUSCH वो कितने पावर के साथ ट्रांसमिट होगा, उसको कैलकुलेट होता है इन दोनों के हेल्प से। फिर PO नॉमिनल PUCCH ये -115 डिफाइंड है, इसकी रेंज होती है -127 से लेके -95। ये भी यूज होगा कि PUCCH को जब UV ट्रांसमिट करेगा तो कितने पावर के साथ वो ट्रांसमिट करे, वो डिसाइड होता है, कैलकुलेशन उसका होगा इसके हेल्प से। इसके हेल्प से होगा। प्लस दूसरा चीज़ क्या होता है कि PUCCH का बहुत सारा फॉर्मेट है, तो हर फॉर्मेट के लिए सेम पावर, जैसे PUCCH फॉर्मेट 1A है, ये रिलेटिव पावर है, जो डेल्टा है PUCCH फॉर्मेट 1, डेल्टा PUCCH फॉर्मेट 1B, ये 1A के रिलेटिव में है कि कितने पावर के साथ उसको ट्रांसमिट करेगा। तो ये सारे डिफाइन है सारे फॉर्मेट का, डेल्टा PUCH फॉर्मेट। आगे है डेल्टा प्रेम्बल मैसेज 3। डेल्टा प्रेम्बल पहले भी यूज हो चुका है, ये रैज के लिए बताए थे कि कितना मतलब वो टारगेट पावर कितना होना चाहिए, उसको कैलकुलेशन में इसका यूज होगा। इसकी वैल्यू -1 से लेकर 6 होती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 होती है। जैसे यहाँ पे 3 डिफाइंड है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाएगी। अब यहाँ दिख रहा है यूवल साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ, लेन 1 दिखाएगा या लेन 2 दिखाएगा। लेन 1 दिखाता है नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स के लिए, और लेन 2 दिखाता है एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स यूज हो रहा है। फिर अब आगे आता है यूवी टाइमर्स। यहाँ पे भी एक है इनेबल 64 कोएम, इनेबल है कि नहीं है, इनेबल है तो मतलब ट्रू। अब यूवी टाइमर्स एंड कांस्टेंट टाइमर है बहुत सारे, वो डिफाइन कर रखे हैं, उनकी वैल्यू डिफाइन कर रखी है। सर T300 का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 2000 मिली सेकेंड। ये कब एक्सपायर होगा, ये एक्सपायर होगा RRC करेक्शन रिक्वेस्ट भेजा और उसको इतने देर तक वो वेट करेगा रिस्पॉन्स का, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा तो RRC करेक्शन फेल का मैसेज आपको आ जाएगा। T301 इसका वैल्यू डिफाइन है 600 मिली सेकेंड। ये एक्सपायर कब होगा, ये एक्सपायर होगा RRC करेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, रिस्पांस मिला लेकिन रिस्पांस मिलने के बाद फिर ये टाइमर स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब ये इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, अगर इतने देर में इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है 600 मिली सेकेंड में, तो वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा। फिर T310 ये कब स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू डिफाइन है 2000 मिली सेकेंड। ये बोल रहा है कि इसमें 2-3 वैल्यू हैं, पहले हम देख लेते हैं कि N310 क्या बोल रहा है। ये काउंट है, काउंट कितना डिफाइन है 20, आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन अगर का काउंट है, आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन का काउंट 20 मिलता है। और N311 ये काउंट क्या है, ये कंजिक्यूटिव इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन का काउंट है। यहाँ पे 1 डिफाइन है और यहाँ पे 20 डिफाइन है। तो अब T310 टाइमर क्या बोल रहा है कि ये स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट हो जाएगा कि जैसे ही इसको 20 कंजिक्यूटिव आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन का मिल जाएंगे, इतने इंडिकेशन मिले 20 टाइम्स जो है इसको इंडिकेशन मिले, तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और ये बंद कब होगा, बंद कब होगा कि इसको जो है कंजिक्यूटिव इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन यहाँ पे 1 डिफाइन है, तो एक भी अगर इसको इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन मिल जाते हैं तो ये टाइमर उसी समय स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो अगर इस 2000 मिली सेकेंड में अगर इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन इसको एक भी नहीं मिलता है तो ये फिर एक्सपायर होगा। फिर T311 इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है 10,000 मिली सेकेंड। ये भी कह रहा है कि RRC करेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बाद स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट होता है कि ये क्या दो T311 और T301 ये दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं होते हैं। हैंडओवर फेल्योर या फिर रेडियो लिंक फेल्योर के टाइम में क्या होता है कि पहले T311 स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा सूटेबल सेल को फाइंड करने के लिए। अगर सूटेबल सेल को फाइंड कर लेता है उसके बाद जो है फिर
T301 स्टार्ट होता है। ये दोनों में ये अंतर है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपलिंक कैरियर फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन। ये ERFCN, जो भी अपलिंक कैरियर फ्रीक्वेंसी का ERFCN होगा, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी जिसका जो भी ERFCN है वो यहाँ शो करेगा। अपलिंक की बैंडविड्थ शो करेगी, यहाँ पे शो कर रही है रिसोर्स ब्लॉक के फॉर्म में, जैसे यहाँ 25 डिफाइन कर रखा है। 25 रिसोर्स ब्लॉक है तो 25 डिफाइन होगा। एडिशनल स्पेक्ट्रम इमिशन रिक्वायर्ड है या फिर नहीं रिक्वायर्ड है वो शो करेगा इस पैरामीटर के थ्रू। टाइम अलाइनमेंट टाइमर कॉमन, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यूवी अपलिंक ट्रांसमिशन के लिए कितना देर तक जो है, तो यहाँ पे SF 10,240 डिफाइन है, ये इन्फिनिटी भी हो सकता है। इसका मेन रोल जो है TDD में आता है, क्योंकि अब DD में तो वो तो कंटिन्यूस अपना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे हो गए SIP2 के जो पैरामीटर जो है लाइव नेटवर्क में आपको शो करते हैं। इसमें काफ़ी पैरामीटर हैं, तो आज हम देखें SIP2 के बारे में। थैंक यू।